पहले म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर अफगानिस्तान। पिछले 4 साल में 3 देश में तख्ता पलट हो चुकी है और अब तो बांग्लादेश में भी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की दूसरी बार आजादी हुई या बर्बादी हुई। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, ये उसकी बुजदिली है या दिमागदारी है? बांग्लादेश अभी तक एक डिक्टेटर के इशारों पे काम कर रहा था या शेख हसीना की सरकार उनके लिए सटीक थी? कैसे पिछले 15 साल से राज करने वाली शेख हसीना को उन्हीं के आर्मी चीफ ने सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का समय दिया देश छोड़ के भागने के लिए? कैसे एक प्रोटेस्ट इतना घातक हो गया कि सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान ले ली? यानी प्रोटेस्टर में कुछ तो ताकत थी। अब वो ताकत स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की थी, कोई ऑपोजिशन की थी या जमातियों की थी, या फिर इसमें कोई विदेशी ताकत शामिल है? मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहेंगे, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पर हम जानने वाले हैं बांग्लादेश का ऊपर नीचे आगे पीछे का सब सच, इवन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के पीछे छुपे हुए काले सच के बारे में हम जानने वाले हैं। 15 साल से तानाशाही का सच, कितने लोग वहां पर आग में जलकर मर गए उसका सच, भारत में होने वाला बांग्लादेश के वजह से असर का सच, इवन गन शॉट से लेके मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने तक का सच। और ये सारे सच से आज पर्दा उठाने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए सारे झूठों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं बांग्लादेश का काला चिट्ठा। समय था 1947, जब भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उसी समय बंटवारा हुआ था बंगाल का। बंगाल जो कि 2 हिस्सों में बंट गया, ईस्ट बंगाल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बना जिसे लोग ईस्ट पाकिस्तान कहकर बुलाने लगे, और वेस्ट बंगाल जो कि आज भी भारत का हिस्सा है। 1947 का ईस्ट बंगाल आज 2024 का बांग्लादेश है। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में शुरुआत से ही माहौल सही नहीं था। 1952 से ही पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हो गई थी। वो लोग उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था कि बंगाली जो 90% ऑफ द ऑडियंस वहां पर बोलती है, वो बंगाल को एटलीस्ट स्टेट लेवल का लैंग्वेज तो बनाना ही चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही ढीठ उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता था। ये तो एक अंत की शुरुआत थी, या तो यूं कहो एक शुरुआत थी नए आगाज की। यही भाषा की लड़ाइयों में आग में घी डाला 1970 के पाकिस्तान के इलेक्शन में। 1970 में हुए इलेक्शंस में आवामी लीग पार्टी ने जीत का परचम लहराया जो कि ईस्ट पाकिस्तान की थी, पर वेस्ट पाकिस्तान वालों को ईस्ट को पावर देना मंजूर नहीं था। और यहीं पर शुरुआत हो गई बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। और ये वॉर ऐसी हुई जिसमें हजारों लोग मर गए, लाखों लोग अपने घर से रेफ्यूजी बनकर दूसरे देश में चले गए। इनफैक्ट कितने हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और ईस्ट पाकिस्तान में आ गया मिलिट्री लॉ। पर उसी समय आवामी लीग पार्टी जो कि बांग्लादेश को पहले से इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी, जिसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जंग हुई और भारत ने हर तरीके से ईस्ट पाकिस्तान की मदद की उस जंग को जीतने के लिए, और इसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश, बंगाली बोलने वाला देश। और इस आजादी में सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो वो है मुजीबुर रहमान का, जिसकी मूर्तियों पे आज लोग चढ़ चढ़ के उस मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, कितने लोग तो उस पे पेशाब तक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ द नेशन कहा गया और देशवासी अपने देश के फादर के ऊपर ही ये सलूट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे कारण क्या था? होने वाला प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट को समझने के पहले ये कहानी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब ये लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और ये काम करते करते उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, क्योंकि कुछ लोग तो भाग गए थे और कुछ लोग तो ईस्ट पाकिस्तान में रहते हुए भी वेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने इतना काम किया, कंट्रीब्यूट किया, उनके लिए कुछ तो बनता है। इसीलिए 1971 में एक कानून पास हुआ जिसके अंदर फ्रीडम फाइटर्स को 30% तक का रिजर्वेशन दिया सारी चीजों में। चलो मान लिया कि जिसने फ्रीडम फाइटर के तौर पे काम किया, देश को आजादी दिलाई, उनके लिए कुछ बेनिफिट बनता है। लेकिन जब कानून पास हुआ 1971 से लेके 2018 तक कंटिन्यूस ये चला, तो फ्रीडम फाइटर तो तब तक रहे नहीं, लेकिन उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, ये सभी लोग फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन एंजॉय करने लगे थे। बस यहीं पर बांग्लादेश का युद्ध भड़क गया। और रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के लिए नहीं है, बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन है, जिसमें 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, 10% वुमेन के लिए है, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए है और 1% फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए है। यानी कि जनरल पब्लिक के लिए सिर्फ और सिर्फ 44% है कोई भी जॉब पाने के लिए। ऐसे में बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ती गई। देश के युवा जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो 44% में नहीं आते,
उनके लिए पूरे देश में कोई रोजगार का ऑप्शन ही नहीं था। बस यहीं से बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फ्रीडम फाइटर्स कोटा को हटाना ये यूथ का सबसे बड़ा डिमांड थी, और ये डिमांड अभी की नहीं थी, 6 साल पहले से, मतलब 2018 से चली आ रही है। और ये डिमांड पूरी भी हुई 2018 में। तब के पीएम शेख हसीना ने ये फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन पूरी तरीके से हटा दिया था। इससे सबसे ज्यादा बुरा किसको लगेगा? फ्रीडम फाइटर के सक्सेसर्स, मतलब जो मुफ्त में नौकरियां ले रहे थे कोटा के नाम पे, अब वो तो नहीं चाहेंगे ना कि ये पूरी तरीके से हट जाए। तो उसी में से कोई भावी सक्सेसर ने हाई कोर्ट में जाके पिटीशन कर दी कि ये लॉ को वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और हाई कोर्ट ने 2024 में ये पिटीशन एक्सेप्ट भी कर ली, और 2024 में फिर से फ्रीडम फाइटर के रिजर्वेशन को लागू कर दिया। यानी कि फिर वैसा ही हो गया, 44% आम जनता के लिए और बाकी के परसेंटेज रिजर्वेशन के लिए। बस यहीं से शुरू होता है बांग्लादेश का काला अध्याय। देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। स्टूडेंट्स ये फैसले का विरोध करने की हर वो कोशिश करने लगे जो वो कर सकते थे। इन सबका एक पहलू ये भी था कि आवामी पार्टी, जो कि शेख हसीना के पिता द्वारा चालू की गई थी, जो पार्टी आज भी बांग्लादेश को रूल कर रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को आजादी मिली है। ऑपोजिशन और स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हाईकोर्ट द्वारा ये फैसला वापस रिपील करवाने में सबसे बड़ा हाथ शेख हसीना का था, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता को फायदा पहुंचाना चाहती थी। सरकार के हर एक पोस्ट में वही लोग बैठे थे जो आवामी पार्टी से कोई ना कोई तरीके से जुड़े हुए थे, क्योंकि आवामी पार्टी में ज्यादातर लोग वही थे जिसकी पिछली पीढ़ी किसी न किसी तरीके से मुजफ्फर रहमान के साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़कर आई थी। और जब देश भर में प्रोटेस्ट फैल रहे थे, स्टूडेंट्स अपनी बात मनवाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, उसी बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना साहिबा कॉन्फ्रेंस पे आती है, जहां पर स्टूडेंट्स को उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो उनका साथ मिले। ये मैडम स्पीच में क्या कहती है? फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नहीं तो रजाकार के बच्चों को मिलना चाहिए। ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान था? आप देश के प्रधानमंत्री हो, प्रोटेस्ट रुकवाना चाहते हो या प्रोटेस्ट को और बढ़ाना चाहते हो? देश के युवाओं को रजाकार बुलाना बांग्लादेश में ये गाली से कम नहीं है। बांग्लादेश में रजाकारी मतलब एंटी नेशनलिस्ट, मतलब देशद्रोही। जो स्टूडेंट्स फ्रीडम फाइटर प्रोटेस्ट को वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट पे लगे थे, आपने उसको देशद्रोही बना दिया। बस इसी ने स्टूडेंट्स के अंदर और आक्रोश जगा दिया और उनके प्रोटेस्ट को एक हिंसा का रूप दे दिया। और फिर शुरू हुई नारेबाजी, जिसमें स्टूडेंट्स ने सीधा सीधा शेख हसीना को डिक्टेटर बुलाना चालू कर दिया। स्टूडेंट्स ने तो कुछ ऐसे स्लोगन्स भी बनाने लगे जिसमें सीधा सीधा शेख हसीना को डिक्टेटर बुलाया, जैसे कि मैं और तुम कौन, रजाकार रजाकार, किसने कहा, डिक्टेटर डिक्टेटर। इनफैक्ट प्रोटेस्टर का तो ये भी कहना था कि पुलिस की मदद से आवामी पार्टी के छात्र संघ ने उन पर हमला भी किया, और जब उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इवन रबर की बुलेट भी चलाई गई। जिसका मतलब साफ साफ था, शेख हसीना फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन का जो फैसला हाईकोर्ट ने लिया था उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, उसे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। क्लिप्स में तो ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर गोलियां तक चलवाई गई है और बहुत तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन उनका तो ये भी कहना है कि वो तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस और आवामी संघ के छात्राओं ने, कुछ नेताओं ने मिलकर उनको उकसाया और देश में इतना आक्रोश बढ़ गया और देश में इतनी जगह दंगे हुए, इतनी जगह तोड़फोड़ हुई, इतने लोगों की जान हानि हुई। ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया और ये रिजर्वेशन 7% तक कर दिया, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर के लिए रहेगा, 1% फिजिकली डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर के लिए और 1% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए था। तो ये सारे दंगे, सारे प्रोटेस्ट और देश भर में चल रही हिंसा एक फैसले के बाद तो सारी रुक जानी चाहिए, लेकिन इससे हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा, कुछ भी नहीं रुका, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, जो बदले की भावना थी, उनके कितने साथी मर गए, कितने लोग जेल में बंद थे, उन सारी चीजों का बदला स्टूडेंट्स लेना चाहते थे, जिसके बदले में उन्होंने 9 पॉइंट का पूरा डिमांड शीट गवर्नमेंट के सामने रखा, जिसमें सबसे पहले फोकस किया गया कि जिनकी जान गई है उनके फैमिलीज को कॉम्पेंसेट किया जाए,
उनकी फैमिलीज में एक पर्सन को एक अच्छे इक्विवेलेंट पोजीशन पे जॉब मिले, 8 आवर्स का वर्किंग शेड्यूल स्ट्रिक्टली से फॉलो किया जाए और ओवर टाइम को भी एक्स्ट्रा पे किया जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने सरकार से ये आश्वासन लिया कि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को हैरेसमेंट ना किया जाए। इनफैक्ट इसके साथ साथ उन्होंने एक डिमांड और भी रखी, जहांगीर नगर, द्वारका और रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तुरंत बदल दिया जाए। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट शेख हसीना के फैसलों से खुश नहीं थे। मतलब अगर इन शॉर्ट समझे तो स्टूडेंट शेख हसीना के फैसलों से सहमत नहीं थी, खुश नहीं थी। स्टूडेंट्स के प्रति इनका जो रवैया था वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। रबड़ की बुलेट तो हर देश में चलवाते हैं प्रोटेस्टर को रुकवाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो सीधा सीधा बुलेट चलवा दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्सा थे और शेख हसीना को प्रधानमंत्री के तौर पे अभी देखना नहीं चाहते थे। और अब स्टूडेंट्स की आड़ में ऑपोजिशन पार्टी मतलब बीएनपी और जमाती पार्टी मौका ढूंढने लग गई, क्योंकि जनवरी 2024 में ही इलेक्शन हुए थे और शेख हसीना की पार्टी वन साइड जीती थी। उनकी एक तरफा जीत हो गई थी, क्योंकि जमाती पार्टी को तो पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला था उनके प्रो पाकिस्तान स्टैंड के कारण। जमाती पार्टी जो शुरुआत से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलग होने का विरोध करती रही, और शायद वही रीजन था 1975 में हुए मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन पे उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के अलावा सब कुछ हो रहा था। अगस्त आते आते इनकी 9 डिमांड में से सिर्फ एक ही डिमांड रह गई थी, शेख हसीना का राजीनामा, दैट इज इस्तीफा। वो पीएम देखना नहीं चाहते थे शेख हसीना को। और अब हर जगह गतिविधियों की शुरुआत होने लगी, सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगने लगी, कहीं पर तोड़ फोड़ होने लगी, भीड़ आवामी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग करने लगे, जगह जगह दंगों का माहौल बना हुआ था, कभी कहीं पर आग लगती थी तो कभी कहीं पर तोड़फोड़ होने लगती थी। उसी बीच 4 अगस्त को बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक बयान आता है कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए जो बन पड़े करना चाहिए और आर्मी जनता के साथ है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि आर्मी के चीफ मिलिट्री रूल इंप्लीमेंट करने के तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा ही सेम केस म्यांमार में भी हुआ था, लेकिन गौरतलब है कि शेख हसीना ने कुछ महीने पहले एक बयान में कहा था कि एक व्हाइट मैन यानी एक गोरे ने उन्हें कहा था उनका सेंट मार्टिन आइलैंड उसे अपने मिलिट्री बेस के लिए यूज करने देंगे तो उन्हें फ्री हैंड इलेक्शंस में वन साइड जीत भी मिलेगी और उनकी सत्ता काबिल भी रहेगी। और इन्होंने उनको साफ मना कर दिया था और परिणाम तो आप देख ही रहे हो। इतना तो तय है कि इन सबके पीछे सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई ना कोई ताकतें तो है, क्योंकि 3 से 4 साल के अंदर ही एशिया के 4 अलग अलग देशों में तख्ता पलट होना कोई इत्तेफाक नहीं है। बस इसी के कारण 5 अगस्त को अचानक से हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री निवास गंगा भवन की तरफ बढ़ने लगी और आर्मी चीफ ने शेख हसीना को कहा कि आपको प्रधानमंत्री का पद इसी समय रिजाइन करना चाहिए और देश छोड़ के जाना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा है। और उन्हें सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया और कुछ ही मिनटों में बात भी वैसे ही हुई। शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया और सीधा सीधा इंडिया आ गई। उनके देश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने प्रधानमंत्री निवास पर कदम रखा और वीडियोस तो आपने देखा ही होगा, उनके घर में घुस के तोड़फोड़ कर दी, ऑफिस के सामान बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि जिन्हें स्टूडेंट्स कहा जाता था वो उनके घर पे जाके घर से सोफा, एसी और ना जाने कितनी सारी चीजें चोरी करके लेके गए और देश भर में हर जगह पर हिंसा होने लगी। और इसका सीधा सीधा असर माइनॉरिटीज पे हुआ, यानी हिंदुओं पे हुआ। घर और हॉस्टल में घुसकर महिलाओं का रेप किया गया, उनके घर जला दिया, मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक काली माँ का मंदिर था, इस्कॉन मंदिर था, ये 2 मंदिर में आग लगा दी गई। हर जगह पर आवामी पार्टी के कार्यकर्ता को जिंदा जला दिया। और ये सब अभी कभी शांत होगा हम किसी को नहीं पता, लेकिन अब बांग्लादेश की सत्ता को संभालने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया है, जिसके मुखिया होंगे मोहम्मद यूसुफ, जो एक नोबेल अवार्डी है। अब यही तय करेंगे कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश का सूर्योदय होगा या सूर्यास्त होगा। जानने के लिए बने रहिए इस चैनल पे और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।